हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। हम एमआरपी कर्व के थ्रू डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म डिराइव करेंगे। एमआरपी कर्व क्या होता है, एआरपी कर्व क्या होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। उसके लिए आपको पहले मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी वो देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो के एंड पर मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, या फिर आप ऑलरेडी उसको देखिए जहां पर मैंने उसको टाइटल दिया हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ अ फर्म। तो उसको देखना जरूरी है, वरना ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो चलें पहले आप उस वीडियो को देखें और फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। हम एमआरपी कर्व और एआरपी कर्व के थ्रू डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म डिराइव करेंगे। ठीक है, तो प्लीज कम विद मी। सबसे पहली बात, एमआरपी कर्व ऑफ अ फर्म बिलो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि किसी भी फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व लेकिन एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व से नीचे डिमांड कर्व ऑफ लेबर है किसी इंडिविजुअल फर्म का। MRP curve of a firm below average revenue product curve is the demand curve of labor of an individual firm। और इसी बात को साबित करने के लिए हम ये आगे अपनी सारी बात डिस्कस कर रहे हैं। While deriving the demand curve, we assume that the labor market is a perfect market where all the workers are wage takers. Therefore, supply curve of labor faced by an individual firm is horizontal। अब इस बात को सबसे पहले समझना है थियोरेटिकल, फिर हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। हम परफेक्ट लेबर मार्केट अज्यूम करें। परफेक्ट लेबर मार्केट कौन सी है? जहां पर बैरियर्स टू एंट्री जीरो हैं। कोई ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी नहीं, कोई जोग्राफिकल इमोबिलिटी नहीं, कोई इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं, जिसकी वजह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ मार्केट। और हम बात करते हैं कि दे ऑल आर होमोजेनस, which means they are equally productive. One worker over the other has no edge. They are absolutely identical. They are absolutely homogeneous. They are equally productive. फिर दूसरी बात जो हम अज्यूम करते हैं कि यहां पर कोई लेबर यूनियन नहीं है। हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं है, और सारे एम्प्लॉयर्स जो वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं वो सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं जो वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं, और वो छोटी छोटी क्वांटिटी एम्प्लॉय कर रही हैं। कोई मोनोपोली एम्प्लॉयर नहीं है, कोई ऑलिगोपोली एम्प्लॉयर नहीं है। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स भी मौजूद हैं होमोजेनस, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स भी मौजूद हैं। एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि वर्कर्स भी और फर्म्स भी वेज टेकर्स होंगी। उनका वेज रेट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वेज रेट प्योरली डिमांड एंड सप्लाई से सेट हो रहा होगा। डिमांड फॉर वर्कर्स एक्सीड करेगी सप्लाई से तो वेज रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और सप्लाई वर्कर्स एक्सीड करेगी डिमांड से तो वेज रेट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि बोथ वर्कर्स एंड फर्म्स आर वेज टेकर्स, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि सप्लाई कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म ऑफ लेबर विल बी हॉरिजॉन्टल। क्या लॉजिक है? असल में लॉजिक ये है कि सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल इसलिए है कि जाहिर बात है कि सारे वर्कर्स वेज टेकर्स हैं और अपने आप को जो मार्केट वेज रेट है उस पर अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं। वेज टेकर होने का क्या मतलब हो गया कि सारे वर्कर्स जो मार्केट वेज रेट चल रहा है उसी पर अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं, ना वेज रेट बढ़ाने की पोजीशन में है ना वेज रेट कम करने की पोजीशन में है। परफेक्ट लेबर मार्केट आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होना चाहिए इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि परफेक्ट लेबर मार्केट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि वर्कर्स वेज टेकर्स हैं, ना वेज रेट को बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से ना कम कर सकते हैं। जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उसी पर अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं।
और जब एक ही वेज रेट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सप्लाई कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाया है मैंने, क्योंकि ऑल द वर्कर्स आर सप्लाइंग देमसेल्व्स एट द सेम वेज रेट। ठीक है, अब जब वेज रेट कांस्टेंट है तो फिर एक बात और समझ में आती है। वेज रेट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि हर वर्कर को एक जितने पैसे मिल रहे हैं, और जब हर वर्कर को हम एक जितने ही पैसे दे रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ईच वर्कर वुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर वर्कर को 500 रुपए घंटा दे रहा हूं तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड करके, वो भी वही आएगा और चेंज भी 500 ही आएगा, क्योंकि हर एडिशनल वर्कर को मैं 500 रुपए ही दे रहा हूं, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी। देयरफॉर द सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, supply curve of labor faced by an individual firm is horizontal. Therefore, supply curve is also the average cost curve and the marginal cost curve of the firm. क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं कि सारे वर्कर्स को एक ही वेज रेट पर एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो जाहिर बात है एवरेज सेम होगा, और एडिशनल वर्कर एम्प्लॉय करने के लिए भी 500 रुपए एडिशनल ही दे रहे हैं, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी वही है। तो इसलिए सबसे पहले तो इस टॉपिक में हमें ये बात समझ लेनी है कि व्हाई द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, और फिर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल क्यों है। ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम को इस्तेमाल करूंगा अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए, और मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि एमआरपी कर्व, एआरपी कर्व आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है ना, मैं यहां पर फर्म का एमआरपी कर्व और एआरपी कर्व प्लॉट कर रहा हूं, राइट। ये है मेरा एमआरपी कर्व, दोबारा बनाता हूं मैं इसको, बल्कि थोड़ा करीब से बनाता हूं। ये है मेरा एमआरपी कर्व, ठीक है, और ये है मेरा एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि ये ऐसा क्यों है, तो वो टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व, थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना चाह रहा हूं मैं। ठीक, ये आ गया एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व फर्म का। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मैंने प्लॉट कर दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि ये इस तरह की क्यों है, तो ये आपको वहां से देखना पड़ेगा। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, और इसलिए वर्कर्स की वो क्वांटिटी इंप्लॉय करेगी जहां पर MC इज इक्वल टू MRP हो रहा हो। ठीक है, आपको मालूम है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या होती है, जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट कर रही हो। अगेन इसके लिए ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ होना जरूरी है। तो क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एम्प्लॉय करेगी वो क्वांटिटी जिस पर MC MR के इक्वल है, तो हमें हर वेज रेट पर यह देखना पड़ेगा कि MC MR के इक्वल कहां हो रही है, और मुझे यहां साफ नजर आ रहा है कि ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, जो कि हॉरिजॉन्टल है। एट पॉइंट ए marginal revenue curve is intersecting marginal cost curve. So this is the profit maximizing quantity of workers which the firm would employ. लेकिन यहां पर एक मसला जरा सा ये है कि इस क्वांटिटी पर, इस वेज रेट पर क्यू क्वांटिटी फर्म एम्प्लॉय कर नहीं सकती। बात गौर से सुनिएगा, इस क्वांटिटी पर ठीक है ये कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है क्योंकि MC और MR इक्वल हो रहे हैं, लेकिन इस क्वांटिटी पर वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि वेज रेट है W यहां पर, जबकि एवरेज रेवेन्यू जो वर्कर्स कमा के दे रहे हैं वो B पर आप साफ देख सकते हैं। तो अगर जाहिर बात है कि वेज रेट ज्यादा होगा उस एवरेज रेवेन्यू से जो कि वर्कर्स कमा के दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो क्वांटिटी फर्म एम्प्लॉय नहीं करेगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि A से B तक यहां पर लॉस हो रहा है फर्म को, क्योंकि वेज रेट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम आ रहा है।
इसलिए फर्म इस क्वांटिटी को एम्प्लॉय नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि बाद में क्या होता है कि मार्केट में वर्कर्स की सप्लाई बढ़ जाती है और वर्कर्स की सप्लाई बढ़ने की वजह से वेज रेट फॉल हो जाता है और इंडिविजुअल फर्म्स वेज टेकर्स हैं, वर्कर्स वेज टेकर्स हैं। जो मार्केट में वेज रेट चल रहा होगा उनको उस वेज रेट पर अपने आप को सप्लाई करना होगा। तो अगर वेज रेट गिर गया, W1 पर आ गया, तो नाउ ऑल द वर्कर्स वुड सप्लाई देमसेल्व्स एट W1 बिकॉज मार्केट वेज रेट अब यही है, ठीक है। All the workers are supplying themselves at W1. Therefore, the new supply curve faced by the individual firm is now S1. और आप देख सकते हैं कि इस मार्जिनल कॉस्ट के लिहाज से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अब इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर, यानी कि क्वांटिटी क्यू पर। और यहां आप साफ देख सकते हैं अब कि जो वेज रेट है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे है। ये ब्लैक डॉट एवरेज रेवेन्यू कर्व का प्लॉट करो मैं, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, इसका मतलब है कि फर्म को यहां सरप्लस या प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए फर्म ये क्वांटिटी एम्प्लॉय करेगी वर्कर्स की, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम है। आप देख सकते हैं कि दिस इज द एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज द एवरेज कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट इज feasible for the firm to employ this quantity of workers, right? अच्छा जी, फिर फर्ज करें कि मार्केट में सप्लाई मजीद बढ़ती है वर्कर्स की, वेज रेट मजीद फॉल होता है, वर्कर्स आर वेज टेकर्स, एज अ रिजल्ट अब वेज रेट मजीद गिर गया, तो अब S2 आ गया ये AC इज इक्वल टू MC, क्योंकि वर्कर्स वेज टेकर्स हैं, जो मार्केट में वेज रेट चल रहा होगा उसी पर अपने आप को सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल फर्म जो सप्लाई कर्व फेस कर रही है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, जैसे पहले शिफ्ट हो गया था मार्केट सप्लाई बढ़ने की वजह से। अब जब ये नया सप्लाई कर्व हमने देखा, यानी कि नया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो वो MRP को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, और फर्म एज अ रिजल्ट नाउ Q2 क्वांटिटी इंप्लॉय करेगी वर्कर्स की। क्यों? क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा है कि इस क्वांटिटी पर अगर मैं देखूं तो एवरेज रेवेन्यू ये डॉट है, राइट, जबकि एवरेज कॉस्ट ये है, तो फर्म को सरप्लस हो रहा है, तो फर्म विल एम्प्लॉय दिस क्वांटिटी। This is the profit maximizing quantity of workers at W2 at the supply curve S2 now, right? और फिर मैं एक दफा और अज्यूम करता हूं कि मार्केट सप्लाई बढ़ रही है और वेज रेट मजीद फॉल हो रहा है, नतीजा ये निकलेगा कि सारे वर्कर्स को उसी नए वेज रेट पर अपने आप को सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट करेंगे, वेज रेट हो गया W3, all the workers are supplying themselves at W3, therefore now the supply curve is S3 is equal to AC is equal to MC, and now this MC curve is intersecting this pink MRP curve at Q3. So now the firm would employ Q3 of the workers, and you can clearly see that this is still below ARP, so firm is making a surplus and MC is equal to MRB यहां पर हो रहा है, तो फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउट क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स आपको नजर आ रही है यहां पर। ये था C, इसको मैं कर देता हूं D, इसको कर देता हूं E, तो पॉइंट E पर आपको नजर आ रहा है कि MC इज इक्वल टू MR दोबारा हो रहा है, which means that this is the profit maximizing quantity of workers, और फर्म को यहां सरप्लस भी हो रहा है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है इस एवरेज कॉस्ट से। तो जैसे ही वेज रेट W3 पर आया, फर्म अब Q3 एम्प्लॉय कर रही है वर्कर्स का। अब आप यहां नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेज रेट फॉल कर रहा है W1 से W3 पर, फर्म की डिमांड फॉर वर्कर्स एक्सटेंड हो रही है, पहले Q1 से Q2, फिर Q2 से Q3। तो क्या यहां पर हमें वेज रेट और क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स में इनवर्स रिलेशनशिप नजर आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पहले W1 था तो क्वांटिटी उसने एम्प्लॉय की हुई थी Q1, वेज रेट 2 पे आया तो एम्प्लॉय की हुई क्वांटिटी 2, वेज 3 पे आया तो एम्प्लॉय की क्वांटिटी 3। तो वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेन द वेज रेट इज फॉलिंग, क्वांटिटी ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इज इंक्रीजिंग। और अगर मैं इसी को उलट कर दूं कि वेज रेट बढ़ रहा है फर्ज करें,
तो आप देख सकते हैं कि जब वेज रेट बढ़ रहा है, वापस वेज रेट बढ़ेगा, तो क्वांटिटी जो है वो जाहिर बात है कि फिर ई से डी पर, डी से सी पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब वेज रेट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वर्कर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो क्या एमआरपी कर्व ही हमें नहीं बता रहा कि किस वेज रेट पर फर्म कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करेगी या कितने वर्कर्स डिमांड करेगी? इसीलिए हमारा मानना यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व बिलो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज द डिमांड कर्व ऑफ लेबर, because that is abiding by the law of demand. When the wage rate is falling, demand for workers is extending from C to D to E, but when the wage rate is rising, demand for workers is contracting from E to D to C. So there is an inverse relationship. That's why we say that MRP curve of a firm below ARP curve is the demand curve of labor. हम इसको मजीद क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, मैं इन क्वांटिटीज को नीचे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स Q1, Q2, Q3, और मैं रिस्पेक्टिव वेज रेट यहां प्लॉट कर दूंगा W1, W2, W3। ये W1 आ गया, ये W2 आ गया, ये W3 आ गया। मैंने इन तीन पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। दैट लाइन इज डिमांड कर्व ऑफ लेबर, which can also be referred as marginal revenue product curve of labor. So this is how we are deriving the demand curve of labor with the help of marginal revenue product curve. Marginal revenue product curve below ARP curve is the demand curve of labor, because it is showing that when the wage rate is falling, demand for workers is extending, and when the wage rate is rising, demand for workers is contracting. So at every wage rate, what quantity of the workers would be employed by the firm is determined by the MRP curve. That's why MRP curve is the demand curve, right? तो I hope कि आपके बात समझ में आई होगी। जाहिर बात है कि कनेक्टेड वीडियोस को देखना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आएंगे तो हो सकता है कि अक्सर बातें आपकी समझ में ना आए, इसलिए पहले आप एमआरपी कर्व और एआरपी कर्व वाली डायग्राम जो वीडियो है वो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए तो आपके पूरा चक्कर समझ में आ जाएगा कि एमआरपी कर्व किस तरह आ रहा है, एआरपी कर्व किस तरह आ रहा है, और उससे डिमांड कर्व ऑफ लेबर किस तरह डिराइव हो रहा है। और फिर मैंने ये बात भी आपको समझा दी कि हम यहाँ परफेक्ट लेबर मार्केट अज्यूम कर रहे हैं और परफेक्ट लेबर मार्केट को ही लेकर हम डिमांड कर्व ऑफ लेबर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। दूसरी वीडियोस भी देखिए और कनेक्टेड रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।